नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। अलवर गैंगरेप की घिनौनी वारदात के बाद बवाल हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और 5 आरोपियों को धर दबोचा। लेकिन इसके साथ ही गैंगरेप की वारदात पर अनलिमिटेड पॉलिटिक्स शुरू हो गई और इस दौरान पीड़िता से हमदर्दी दिखाने की होड़ में नेताओं से बड़ी लापरवाही हो गई। नेताओं ने पीड़िता के साथ वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जबकि रेप पीड़िता की पहचान उजागर करना जुर्म है। इसलिए हम कह रहे हैं ये पीपली लाई पॉलिटिक्स नहीं तो और क्या है। तो अलवर गैंगरेप मामले में किरोड़ी लाल मीणा और महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश पीड़िता से हमदर्दी जताने उसके घर पहुंचे, लेकिन दोनों ही नेताओं ने पीड़िता के साथ वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। जाहिर है इससे पीड़िता की पहचान उजागर हुई है, जो कानूनन जुर्म है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। अलवर गैंग रेप पर बवाल। बवाल के बाद एक्शन में पुलिस। आरोपियों पर कसा शिकंजा। गैंग रेप पर पॉलिटिक्स अनलिमिटेड। और इसी पॉलिटिक्स और हमदर्दी दिखाने की होड़ में बड़ी लापरवाही हो गई। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा पीड़ित को इंसाफ दिलाने सड़कों पर उतर आए। इसके बाद किरोड़ी लाल मीणा पीड़ित से हमदर्दी जताने उसके घर पहुंच गए, जहां उन्होंने न सिर्फ पीड़ित के घर से फेसबुक लाइव किया, बल्कि उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। इसके बाद प्रदेश सरकार में महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश भी पीड़ित से हमदर्दी जताने उसके घर पहुंची, लेकिन ममता भूपेश ने भी पीड़ित के साथ फोटो अपनी फेसबुक पर अपलोड कर दी, जबकि रेप पीड़ित की पहचान उजागर करना कानूनन जुर्म है। रेप पीड़ित की पहचान उजागर करने को लेकर क्या कानून है ये हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले इस मामले पर पुलिस क्या कह रही है वो सुन लीजिए। नॉर्मली बलात्कार की पीड़िता का चेहरा नहीं दिखाना चाहिए, उसका नाम वगैरह रियल नाम सही नाम है जो नहीं आना चाहिए। इसमें क्या हुआ जो आप बता रहे हैं उस चीज़ का एक बार जांच कर मैं पता कर पाऊंगा, जांच कर मैं देखता हूँ। नहीं ऐसा हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे कैसा? तो नियम अनुसार जो बनता तो वो करेंगे। पहले क्या हुआ तो उसकी जांच करके जांच पड़ताल करके पता करेंगे, उसके बाद नियम अनुसार देखेंगे। पुलिस इस मामले में जांच करने की बात कह रही है, लेकिन आइए अब हम आपको बताते हैं रेप पीड़ित का असली नाम या उससे जुड़ी कोई भी जानकारी को उजागर करने को लेकर कानून क्या कहता है। रेप पीड़ित का नाम और पहचान प्रचारित या प्रकाशित करना धारा 228A के तहत जुर्म है। कानून के तहत रेप पीड़ित के निवास, परिजन, दोस्त या उससे जुड़ी कोई भी जानकारी उजागर करना भी अपराध है। आईपीसी की धारा 376, 376A, 376B, 376C, 376D और 376G के तहत 2 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि अब पुलिस इस हाई प्रोफाइल मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है। अलवर से राजेंद्र प्रसाद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो देखा आपने इस रिपोर्ट के माध्यम से किस तरह से इस पर राजनीति की जा रही है। जिम्मेदार भी अपनी जिम्मेदारी को भूल रहे हैं और उसके तहत इतनी बड़ी गलती करना ये कहां तक जायज है। और चलिए इस पर हम ज्यादा बातचीत करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जयपुर न्यूज रूम से सुरेंद्र लांबा जी कांग्रेस नेता हैं, वो जुड़ चुके हैं। अमित गोयल जी हैं भाजपा से, वो जुड़े हैं। राजशेखर राजहरिया जी हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, वो भी इस चर्चा में शामिल हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं रुख आप ही दोनों का कर लेती हूँ, सुरेंद्र जी और अमित जी।
सबसे पहले तो ये बताइए कि जब जिम्मेदार, ये कितनी बड़ी विडंबना है हम लोगों की, और जिस समाज में हम रहते हैं, जब आप इतने जिम्मेदार लोग हैं, आप लोगों से इस तरह की गलती हो जाए तो आम आदमी से क्या उम्मीद करी जाए? सुरेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है? अमित जी, आपको आवाज मिल पा रही है? तो मेरा सवाल ये है कि ये किस तरह के हालात बिल्कुल हैं? मेरे को आवाज मिल रही है। आपने कहा सुरेंद्र मुझे आवाज मिल रही है। अभी सुरेंद्र जी आए नहीं है। अमित जी, आप ही जवाब दे दीजिए। उनकी जो कांग्रेस की दूसरी प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। जी जी हाँ मैं कहना चाहता हूँ, देखिए बहुत ही निंदनीय और बहुत ही शर्मनाक घटना है। सबसे पहला महत्वपूर्ण विषय तो यह है कि 26 तारीख को एक महिला का गैंगरेप होता है, 5 लोग 3 घंटे तक दुराचार करते हैं उसके साथ में। उसके बाद में वो महिला दर दर भटकती रहती है और उसकी पुलिस में FIR नहीं होती। 30 तारीख को वो SP के पास अपनी गुहार लेके जाती है, 4.5 घंटे SP ऑफिस के बाहर बैठी रहती है उस परिवार को लेके। उसके बावजूद भी उसका मुकदमा 2 तारीख को दर्ज होता है। मैं समझता हूँ कि महिला के साथ दुष्कर्म सिर्फ 26 तारीख को नहीं हुआ, हर उस दिन जब हुआ जब उसको प्रताड़ना दी गई, जब वो महिला 5 दिन या 4 दिन बाद में SP के यहाँ गई, SP का परिवार दिया, 4.5 घंटे बैठी रही और मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मैं समझता हूँ उसको वही एक एहसास हुआ होगा जो दुष्कर्म के दिन हुआ होगा। उसके बाद 3 दिन बाद उसकी FIR दर्ज हुई। अमित जी, अगर ये संवेदनशीलता इतनी है आप लोगों में, तो उस दिन क्या हुआ जब आपके राज्यसभा सांसद जो है वो वहां पर पहुंचे, वहां पर से फेसबुक लाइव कर रहे हैं? ये कहाँ की बात हो गई कि आप लोग इतने सेंसिटिव हैं और वहां पहुंचते राजनीति एकदम से हावी हो जाती है? ये तो गलत है ना। माना आप लोग संवेदनशील है, हो सकता है सत्ता पार्टी आपको संवेदनशील नहीं नजर आती। देखिए निश्चित रूप से अनीता जी मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी व्यक्ति ने ऐसी कोई गलती की है तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ वो निंदनीय है और सरकार के पास अपने सारे अधिकार मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा कि एक रेप पीड़ित महिला, गैंगरेप पीड़ित महिला के साथ में इस तरह का अनाचार होता है और सरकार अपनी राजनीतिक दुर्भावना के चलते और चुनावी नुकसान को देखते हुए उसकी रिपोर्ट को दर्ज नहीं करती है। और उसकी रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जब पीड़ित परिवार बताता है कि ये लोग आरोपी हैं और ये यहाँ मौजूद हैं, तो पुलिस का इंचार्ज ये कहता है अभी चुनाव निपटने दो, चुनाव के बाद कार्रवाई करेंगे। और उसके बावजूद अगले दिन उसका वीडियो वायरल हो जाता है। और उसके बाद में आप ये देखिए लगातार दर दर भटकने के बाद में 6 तारीख तक मामला जनता के सामने नहीं आता। ये तो मीडिया कर्मियों का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो इस मामले को उन्होंने जोर शोर से उठाया और जनता के अदालत में पहुंचाया। अमित जी, हम हमारी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि राजनेता या फिर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग जो हैं वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि आप कानून और नियमों को ताक पर रख देते हैं। जब आप अगर पीड़िता का चेहरा आप सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही जनता के बीच वो चेहरा पहुंच रहा है, ये जायज नहीं है, ठीक नहीं है। तो ये गलतियां हैं, इन्हें सुधारना होगा। सुनीता जी के पास मैं आपको बताऊं, निश्चित रूप से निंदनीय है। सुनीता जी क्या कहेंगी आप कि ये गलती हर किसी से हो रही है, कांग्रेस से भी हुई? बिल्कुल अनीता जी, अगर किसी ने सेल्फी ली है तो ये निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जब पहले पिछली सरकार थी तब भी महिला आयोग के अध्यक्ष सुमन शर्मा ने भी इसी तरह की एक सेल्फी पीड़िता की लेके फेसबुक पे अपलोड करी थी और वह भी एक बहुत बड़ा निंदनीय कृत्य था। और जो मेरे साथी जी गलती से सीखा जाता है सुनीता जी, उसे दोहराया नहीं जाता। अगर सुमन शर्मा ये गलती कर चुकी हैं तो क्या जरूरी है कांग्रेस की जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो भी ये गलती करें? हाँ। नहीं, बिल्कुल सही बात है, मैं इस कृत्य की निंदा करती हूँ। परंतु साथ ही हमारे जो भाई हैं वो शायद ये भूल जाते हैं कि सरकार को अभी यहाँ आए हुए मात्र 100 दिन हुए हैं और पिछले 5 साल अभी आचार संहिता थी, आप कृपया शांति से सुने, मात्र 100 दिन हुए हैं और वो केवल अपनी राजनीति भुनाने में लगे हुए ये भूल जाते हैं कि पिछले 5 साल आपने पुलिस का क्या हश्र करा, इस प्रदेश का क्या हश्र करा। पूरे देश में यह राजस्थान महिला अपराध में 4थी श्रेणी पर आ गया जो कि 10वें नंबर पे था। ये आपकी सरकार में एक महिला मुख्यमंत्री के अधीन होते हुए महिलाओं पे इतना अत्याचार हुआ। आज आप राजनीति कर रहे हैं, आपको कहीं भी उस महिला से
संवेदना नहीं है। अगर आप, चलो आप ये राजनीति कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में लगी थी, तो आप मेरे भाई क्या कर रहे थे? आप कुछ कर लेते, परंतु आप भी तो चुनाव में लगे हुए थे। आप जब दूसरे पे उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ होती है, परंतु आप ये भूल जाते हैं। आप सब यहाँ पर कोरी राजनीति कर रहे हैं। 100 दिन में आप सब तथ्य गलत बता रहे हैं। 26 तारीख को महिला के साथ घटना हुई, 30 तारीख तक महिला के परिवार ने उस घटना को किसी को बताया नहीं, जो कि अक्षरशः पेपर में भी प्रकाशित हो चुका है। क्योंकि उनका वीडियो बना लिया गया था और वायरल करने की धमकी देते हुए उनको यह धमकाया जा रहा था कि आप पुलिस में नहीं जाएंगे। 30 तारीख तक वो पुलिस में नहीं गई, 30 को गई, 30 को भी परिवार उन्होंने पेश करा। उसके बाद उसी दिन उनका मेडिकल मुआयना होकर 2 तारीख को दर्ज हुई FIR और उस पर कार्रवाई हुई, आरोपी पकड़े गए। जिन पुलिस अधिकारी आप पर सवाल उठ रहा है कि अगर कांग्रेस सो रही थी तो आप क्या कर रहे थे? ट्रांसफर करा गया, लाइन हाजिर करा गया, जब सब कार्रवाई हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील है। मैं सारी बातों का जवाब दे देता हूँ आराम से। 100 दिन इन्होंने महिला आयोग की बात की हमारी सरकार के समय पर, तो मैं आपको बता दूं, महिला आयोग की हमारी सदस्य थी सौम्या गुजर, और वो सेल्फी वाला प्रकरण सौम्या गुजर जी के मोबाइल से फोटो खींच के और उनके फेसबुक अपलोड हुआ था। सरकार ने संवेदनशील दिखाते हुए अगले दिन उनको उस पद से हटा दिया था। ये सुमन शर्मा जी का नहीं था, सौम्या गुजर जी के फेसबुक पेज पे अपलोड हुआ था, उनको हटा दिया गया था। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये सरकार इतनी असंवेदनशील है कि सरकार के इंचार्ज, सरकार के SP 6 दिन तक मामलों को दबाए बैठे रहे, अपराधियों को अरेस्ट नहीं किया। उस महिला का जो वीडियो वायरल हुआ, चुप रही है तो मंजू जी बोला नहीं इसके अंदर। आप शांति सुनिए, आप झूठे आरोप लगाती रही, मैं सुनता रहा, आप सुनिए शांति से। आप, मैं कह रहा हूँ इस सरकार के असंवेदनशीलता देखिए आप। वो महिला 30 तारीख को गई, 2 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ, और उसके बावजूद आप ये देखिए 4 तारीख को उसको वीडियो वायरल हुआ। क्या कर रहा था पुलिस का इंचार्ज, क्या कर रहा था SP? और 30 तारीख को अगर परिवार दर्ज हुआ था तो 3 दिन लगते हैं उसके FIR दर्ज होने के अंदर। क्यों किसी को अरेस्ट नहीं किया आपने निशानदेही के बाद में? और उसको यह कहा गया कि आप चुनाव तक का इंतजार कीजिए। किस राजनीतिक व्यक्ति के इशारे पर उसको चुनाव तक इंतजार करने के लिए कहा गया? सरकार की स्थिति यह है कि पिछले 5 महीने में 100 दिन नहीं, 150 दिन की सरकार है, और 150 दिन की सरकार के हालात ये हैं कि महिलाओं का घर से निकलना दूभर हो चुका है। नोखा के अंदर 4 दिन तक एक महिला का अपहरण करके उसका बलात्कार करने के बाद उसको घर के बाहर पटक गए। आज जोधपुर के अंदर एक मां और बेटी को पहले कार से कुचल दिया गया, और कार से कुचलने के बाद जब उनकी मृत्यु नहीं हुई तो उनको पत्थरों से कुचल दिया गया। और जयपुर की घटना बताता हूं आपको, 28 दिन उदयपुर वाटी, 28 दिन के अंदर राजस्थान की एक विधानसभा में 8 बलात्कार होते हैं, और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। सरकार पूरी तरह चुनावी मोड़ के ऊपर है। सरकार की हालात ये है। अमित जी, सुरक्षित तो हम आज भी नहीं है, ना आपके वक्त में थे ना कांग्रेस के वक्त में, लगता तो ऐसा ही है। सुनिए, वापस आपके पास मैं आऊंगी, आपसे मैं चर्चा करूंगी, आप दोनों से ही मैं चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले राजशेखर राजहरिया जी जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, जरा उनके माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितना बड़ा जुर्म हो सकता है, कितना बड़ा जुर्म ये है। हालांकि रोकने की बात इसे हर बार कही जाती है, लेकिन राजशेखर जी, जिस तरह का क्राइम ये होता है, जब कहा जाता है कि जो संवेदनशील कंटेंट है वो नहीं आना चाहिए साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से, वो बहुत गलत है, वो किसी को मानसिक लेवल पर इस तरह से परेशान कर सकता है, शायद वो कुछ गलत कदम भी उठा ले। ऐसे में राजशेखर जी, दर्शकों को जरा ये समझाइए, और जो हमारे तमाम माननीय हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें भी समझाइए कि कितना बड़ा क्राइम है। देखिए, जो वीडियो शेयर करने वाले लोग हैं या फिर जिन लोगों ने वीडियो बनाया है, वो तो इसमें क्रिमिनल हैं ही, साथ में जो लोग इसको वायरल कर रहे हैं या फिर रेप विक्टिम जो है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करके इसका फोटोज़ वगैरह वीडियोस वायरल कर रहे हैं, वो भी इसमें उतने ही क्राइम के भागीदार होंगे। आप खुद देखिए, काफ़ी यूट्यूब के जो चैनल्स वगैरह हैं या फिर यूट्यूब के जिन लोगों के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, वो अपने फॉलोअर्स और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ऐसे वीडियोस डालते हैं या फिर वीडियो के साथ में ऐसी फ़ोटोज़ डालते हैं जिस पे ऐसा टाइटल लिखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको फॉलो करें, देखें। जबकि वीडियो के अंदर जाते हैं तो वो सारा का सारा वीडियो जो है उसको ब्लर करके चलाते हैं, जो कि बहुत गलत है। एक इंसान के लिए जब उसका रेप हो जाता है या फिर रेप विक्टिम है, उसको क्रिमिनल से ज़्यादा अपनी जो इमेज है उसको ख़राब होने का उसी पे होता है। जब वो इंटरनेट पे खुद के बारे में सर्च करता है, वो खुद की फ़ोटो देखता है, उससे बड़ा ट्रॉमा शायद किसी पर्सन के लिए नहीं हो सकता जी। और एक बार किसी पर्सन की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाती है, और इस जी बिल्कुल, बताइए। एक बार किसी पर्सन की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाती है, फिर यूट्यूबर्स को या फिर कुछ लोगों को पता लग जाता है कि इससे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ते हैं, तो फिर लोग उस वीडियो का कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग पिछले
कल रात से ही इस चीज़ को ट्रैक करते जा रहे हैं कि कितने व्यूज़ बढ़ रहे हैं। अभी हो ये रहा है कि लगभग हर 15-20 मिनट के अंदर एक वीडियो नया आता जा रहा है यूट्यूब के ऊपर जी। और काफ़ी लोग हमने ऐसे भी देखे हैं जो किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो सकते हैं, वो अग्रेसिवली इस चीज़ पे बोलते हैं कि ठीक है आपको रेप रोकना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। लेकिन उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि आप जो वीडियो बना रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन लोगों को वो वीडियो दिखाने के लिए आप उसके जो थंबनेल हैं, जो फोटोज़ हैं, कम से कम वो तो यूज़ मत कीजिए। अगर आप उसको ब्लर भी कर रहे हैं, वहाँ भी रेप जो विक्टिम है उससे प्रॉब्लम हो सकती है। जी जी बिल्कुल राजशेखर जी, क्योंकि लगातार अभी मीडिया भी, न्यूज़ 18 राजस्थान भी बार बार ये गुजारिश कर रहा था, ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि अगर आपके पास इससे जुड़ा हुआ कोई भी वीडियो है तो आप उसे शेयर ना करें, उसे डिलीट कर दें। प्रशासन, पुलिस भी लगातार इस तरह की गुहार किए जा रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी पर कोई बात का असर नहीं हो रहा। तो राजशेखर जी, इसको रोकने के लिए अभी के वक्त में क्या कुछ किया जा रहा है? क्या कोई ऐसा कदम उठाया जा रहा है? क्या इस पर, हालांकि इस पर पूरा कानून बना हुआ है, ये पूरा जुर्म है, इसके तहत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है, लेकिन अभी अगर इस चीज को रोकना हो कि ये चीजें और ज्यादा शेयर ना हो, उसके लिए क्या कर रही है साइबर सिक्योरिटी टीम्स जो बनी है? अभी जो टीम है वो इस पे पूरा वर्क कर रही है हमारी, या फिर जो पुलिस की टीम है वो कंटिन्यू जितने वीडियोस बन रहे हैं उनको मॉनिटर भी कर रही है। शायद उस पर लिस्ट भी बनाई जा रही होगी, कौन लोग इसको शेयर कर रहे हैं, कौन वीडियो अपलोड कर रहा है, और साथ में यूट्यूब को रिपोर्ट करके जो न्यूडिटी कंटेंट है या सेक्सुअल कंटेंट है उस पर यूट्यूब, गूगल और व्हाट्सएप की तरफ से तुरंत एक्शन लिया जाता है। और पब्लिक के लिए भी एक अवेयरनेस होना चाहिए कि जब भी हम कोई ऐसा वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे रिपोर्ट का सेक्शन होता है, जहाँ पे मैं सब लोगों से एक बोलना चाहूँगा कि जो भी इस तरीके का वीडियो देखता है उसको तुरंत रिपोर्ट करे यूट्यूब पे, या फिर अन्य जो भी बाकी चैनल्स हैं जैसे व्हाट्सएप है, वहाँ पे इसको रिपोर्ट करें। जी जी बिल्कुल राजशेखर जी, जिस तरह से राजशेखर जी ने कहा कि आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं, तो यही गुजारिश हम बार बार कर रहे हैं कि इस तरह का कोई भी कंटेंट या कोई भी वीडियो अगर आपके पास है या आपकी नज़र में आता है तो उसके अगेंस्ट रिपोर्ट आप ज़रूर करिए। एक बार फिर से मैं लौटती हूँ, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तो सुनीता महावर जी, आपने सुना कि कितना ये बड़ा अपराध है, इसके तहत सज़ा भी हो सकती है, धारा 228A के तहत ये एक बड़ा जुर्म है, 2 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान भी है। क्यों नहीं आप जिम्मेदार लोग इस चीज़ को समझते हैं? आप लोगों को जनता फॉलो करती है, आप लोग प्रवक्ता हैं पार्टीज के या फिर नेता हैं, इतनी जिम्मेदार पदों पर आप बैठे हैं, लेकिन उसके बाद ये गलतियां हो जाती हैं। इसे सियासत नहीं तो और क्या कहेंगे? बिल्कुल अनीता जी, जो आजकल मोबाइल का, सोशल मीडिया का साइबर क्राइम है, वह कहीं रुकने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि कुछ सत्तारूढ़ पार्टी भी उसी चीज़ को यूज़ करके गलत तरह के कट एंड पेस्ट करके गलत वीडियो, फर्जी वीडियो जिस तरह बनाए जाते हैं, वायरल करे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ को तो बढ़ावा दिया जा रहा है, तो रोकेगा कौन? सरकार अभी आई है, इस दिशा में जरूर प्रयास करेगी, जितने सख्त नियम हो सकेंगे उतने सख्त नियम बनाए जाएंगे। परंतु जिस तरह ये सब सोशल मीडिया से लोगों के दिमाग को भ्रमित करा जा रहा है, तो वो तो राजनीतिक पार्टियां झूठ बोलकर, झूठ परोसकर पूरे देश की जनता को गुमराह कर रही हैं, सब चीज़ों से भटका रही हैं। यहाँ जो भी कृत्य हुआ उसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है और महिलाओं की सुरक्षा में कहीं कोताही नहीं बरती जाएगी। परंतु जब कठुआ और उन्नाव का जघन्य कांड हुआ तब हमारे देश के प्रधानमंत्री उस पर चुप्पी साधे रहे और विश्व भर में उस पर प्रदर्शन होते रहे, तथा जो पिछली सरकार थी उसमें जो औसत एवरेज था 10 बलात्कार प्रतिदिन हो रहे थे। 7 माह की बच्ची का अलवर के लक्ष्मणगढ़ में बलात्कार हुआ था जिसमें कि फांसी की सजा दी गई है अब, और उसी तरह से 3-3 साल की बच्चियों के साथ भी बलात्कार हुए थे जिसमें कि अभी 20 साल की सजा हुई है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। तो जो ये सब हो रहा था, राजस्थान को रेपिस्तान महिला मुख्यमंत्री अमित जी के तत्वाधान में, उनके नेतृत्व में ये सब बनाया गया था। अमित जी, आप लगातार जो सत्ताधारी पार्टी है उस पर आप निशाना साध रहे हैं, लेकिन ये बताइए जब भाजपा का वक्त था तब क्या इस तरह के कानून पर, इस तरह के जुर्म पर, इस तरह के अपराधों पर कोई लगाम लगी थी? देखिए मैं आपको बता दूं, एक महिला के द्वारा जिस तरह के झूठे, शर्मनाक और आधारहीन आरोप लगाए जा रहे हैं डिबेट के अंदर, ये सोचने की बात है। मैं एक बात का जवाब दूंगा, शांति से आप सुनिए, आप शांति से सुनिए। नहीं, आप झूठ, आप जनवरी और फरवरी
हमारी सरकार के समय हर महीने का क्राइम रिकॉर्ड का डाटा अगले हफ्ते में सरकार अपलोड कर देती थी साइट के ऊपर, कोई भी जाके चेक कर सकता है। जनवरी और फरवरी के बाद में कांग्रेस सरकार ने क्राइम की ओर डेटा अपलोड करना बंद कर दिया। कारण यह कि जनवरी और फरवरी के जो डेटा इन्होंने अपलोड किए थे उसमें महिला अपराधों में राजस्थान में 47% की बढ़ोतरी हुई। राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर को अपने थाने के अंदर फांसी खानी पड़ी। 40 दिन तक विवाहिता का अपहरण करके नागौर में बलात्कार होता रहा। 2 दुल्हनों का अपहरण हो गया। ये आपके सामने एक घटना अलवर की आ गई है। भरतपुर के अंदर दलित बच्ची के साथ में दुराचार हुआ, उसने पुलिस की रिपोर्ट कराई, अगले दिन उसका घर से किडनैप हो गया। कुल ये मिलाकर ये सरकार महिला अपराध को लेकर नित्य नए कीर्तिमान बनाने में लगी है। और संकट ये है इसमें अनीता जी, एक महाभारत के समय पर जब भगवान भीष्म पितामह शैया पर बैठे थे और युधिष्ठिर उनके पास राजधर्म का पाठ सीखने गए तो उन्होंने एक श्लोक कहा। मैं उस श्लोक के माध्यम से बताना चाहता हूँ सरकार की क्या स्थिति है। उन्होंने कहा कि यस्य वै राष्ट्रात् क्रोशताम पति पुत्राणाम क्रोशन्ते स्त्रियम तरसा द्रियन्ते असो मृतना च जीवती। इसका अर्थ ये होता है कि जिस राजा के राज में चीखती चिल्लाती रोती बिलखती महिलाओं का बलपूर्वक अपहरण होता है, उसके पति और उसके पुत्र चीखते चिल्लाते रहते हैं, उस राजा को जीवित नहीं मानना चाहिए। राजस्थान सरकार की स्थिति बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही है। राजस्थान सरकार पिछले 6 महीने से चुनावी मोड़ के ऊपर है। और रही हमारी सरकार की बात, मैं आपको बता दूं, पॉस्को एक्ट में संशोधन भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया और उसके बाद में 12 साल से छोटी बच्चियों को 12 साल से छोटी बच्चियों के बलात्कारियों को फांसी देने का एक लड़की से बलात्कार 16 साल से छोटी बच्चियों के मामले में 10 साल की सजा दी और 20 साल की हुई। पिता को जेल में मार मार के खत्म कर दिया जाता है। न तो योगी जी पे कोई कार्रवाई होती है, न उस विधायक पे कोई कार्रवाई होती है। इसका जवाब तो दे देते मेरे मित्र। हमारी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ में, चाहे वो स्वच्छता को लेके हमारी सरकार जो अमित जी यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर साइबर क्राइम की भी बात हो रही है, तो ये मत भूलिए अमित जी, सुनिए, ये मत भूलिए कि प्रदेश में भी और देश में भी जब भाजपा है और जब प्रदेश में भाजपा थी, इस तरह की भी वीडियो वीडियोस इस तरह की वीडियोस हमने देखे हैं। और इसके बाद सरकार ने मार्च और अप्रैल का डेटा इसी ने अब तक अपलोड नहीं किया। अरे इसका तो जवाब दे दीजिए, क्रॉस कर गया है। इसका तो जवाब दे दीजिए। बोल के सच को कब तक दबाएंगे? महिलाएं सुरक्षित नहीं है, घर में बैठी महिलाओं की चेन स्नैचिंग हो रही है, आप देखिए। और आप अमित जी, आप तो ऐसे कह रहे जैसे आपके वक्त में राम राज्य था, आपके वक्त में कोई क्राइम नहीं था। बाकायदा अपलोड हो रहा है। भाजपा के वक्त में क्या क्राइम ना के बराबर था, शून्य था, ये आप मानेंगे? ऐसा था? देखिए अनीता जी मेरी बात सुनिए। 2 बातें होती हैं, सरकार की मंशा क्या है, प्रशासन की तत्परता। अमित जी, मंशा हमें दिख गई। मंशा क्या थी जब आपके राज्यसभा सांसद वहां जाकर बैठे हैं, वहां से फेसबुक लाइव हो रहा है, हर कोई अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में। आप उसका मुकदमा दर्ज नहीं करते, आप चुनाव के निपटने का इंतजार करते हैं। मेरे भाई, सरकार की मंत्री ममता भूपेश, जो महिला बाल विकास मंत्री है, वो सिर्फ एक फेसबुक लाइव के चक्कर में जाके उस पीड़िता की पहचान उजागर कर देती है। देखिए, सुनिए अमित जी और सुनीता जी, हमें ऐसा लगता है कि हम हर बात पे डाइवर्ट हो जाते हैं और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देती है। मैं आपसे सुनीता जी सबसे पहले आपसे एक लास्ट कमेंट कि इस तरह के जो जिम्मेदार लोग हैं, जब इस तरह से वो फेसबुक पर या किसी भी सोशल मीडिया पर किसी भी पीड़िता का फोटो हो, वीडियो अपलोड करते हैं, तो ऐसे में आप लोगों की जिम्मेदारी कहाँ चली जाती है? हमें ये समझने की जरूरत है कि आम आदमी को आप कैसे समझाएंगे जब आप ही लगे हुए हैं उन फोटो को या उसकी पहचान को सबके सामने लाने में, उजागर करने में। लास्ट कमेंट आपसे और अमित जी आपसे भी। बिल्कुल अवश्य, जो यह कृत्य दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर अवश्य एक्शन लिया जाएगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय बहुत संवेदनशील हैं और वो इस पर अवश्य कार्रवाई करेंगे। वो मोदी जी जैसे नहीं है, जबकि उन्नाव में कुलदीप सेंगर, उनके विधायक 1 साल तक लड़की से, आप चुप रहिए, 1 साल तक लड़की से रेप करते रहे और न योगी जी पे कोई कार्रवाई हुई, न कुलदीप सेंगर पे हुई। लड़की के पिता अमित जी ये बता दीजिए कि संवेदनशील अमित जी आप दोनों रुक जाइए। सुनीता जी आपको हमने सुना, सुनीता जी हमने सुना।
अमित जी ये बताइए कि संवेदनशील मसलों पर राजनीति क्यों, और ये कब रुकेगी? ये नहीं होना चाहिए, इसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाए? देखिए मैं अनीता जी एक ही बात कहना चाहूँगा, अनीता जी मैं एक बात कहना चाहूँगा, बेटियां ना दलित की होती हैं, ना एसटी की होती हैं, ना जनरल की होती हैं, ना ओबीसी की होती हैं, बेटियां सबकी साझी होती हैं। और चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमने उनको चुनाव में हराया, उन्होंने हमको हराया, हम फिर उनको हरा देंगे, चुनाव का क्रम भी आता जाता रहेगा। लेकिन सरकार को चुनावी मोड से बाहर आके राजस्थान की जनता की सुध लेनी चाहिए। अभी भी अमित जी अभी भी यहाँ बैठ के भी राजनीति हो रही है। नहीं, तो सरकार को जिम्मेदारी को नहीं समझा जा रहा। कार्रवाई करनी चाहिए, समझिए, लोगों को सजा देनी चाहिए। बहुत जरूरी है उस जिम्मेदारी को समझना। आप ये अंदाजा लगाइए उस महिला पर, उस लड़की पर क्या गुजरती होगी। हालांकि आप जा रहे हैं, उसको मरहम नहीं लगा रहे हैं, उसके घावों को और कुरेदा जा रहा है इस चीज से। इसको आपको बहुत ज्यादा हर एक पार्टी को, हर एक राजनेता को समझने की जरूरत है। राजशेखर जी, आपसे मैं एक लास्ट कमेंट चाहिए, लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, जो आम जन है, जो न्यूज़ 18 राजस्थान का व्यूअर है, उसे आप क्या कहेंगे? इस तरह का कोई वीडियो देखते हैं तो उसे आप किस तरह से रोक सकते हैं, क्योंकि ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा सारी पार्टीज़ को और सरकार को भी, कि हम लोग वीडियो वगैरह और जो फोटोज़ हैं उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करके हमें इस चीज़ पे भी जोर देना चाहिए कि हम जितना फोकस क्रिमिनल्स को पकड़ने पे करते हैं, कहीं उतना ही ज़्यादा उतना ही फोकस हमें इस चीज़ पे भी करना चाहिए कि जिस तरीके से वीडियो अपलोड हो रहे हैं हमें उसको रोकने से भी, उस पर भी ध्यान देना चाहिए कितना जल्दी हम उसको रोक सकते हैं। क्योंकि रेप तो एक बार होता है, अगर वीडियो आपका सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो वो बार बार किसी के लिए एक रेप होता है। तो सरकार को, सारी पार्टीज़ को ये भी फोकस करना चाहिए कि हमें अपनी जो साइबर सेल है, साइबर टीम है, पुलिस को भी इस चीज़ की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कितना जल्दी हम किस वीडियो को कितना जल्दी डाउन कर सकते हैं। और सारी पब्लिक को भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी अगर उस वीडियो देखे तो उसको लाइक ना करके उसको डिसलाइक करें और इसको रिपोर्ट करें हाथों हाथ। जी चलिए, क्योंकि अगर आप वीडियो शेयर करते हैं, देखते हैं, तो देखना भी क्राइम की कैटेगरी में आता है। बिल्कुल बिल्कुल राजशेखर जी, यह हर किसी को समझने की जरूरत है, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, चाहे वो राजनेता हो या आम इंसान हो, कि ये कितना संवेदनशील मसला है और इससे इसकी रोकथाम किस तरह से हो, ये भी आज हमने समझा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम हमारे जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े थे और राजशेखर जी जो कि साइबर एक्सपर्ट थे, कि वो आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। तो देखिए कितना दुखद एक विडंबना है ये कि किस तरह से एक महिला के साथ जो कुछ होता है, जिस दंश को वो झेल रही है, उसको और ज्यादा कुरेदा जा रहा है जिम्मेदारों की तरफ से। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी, और एक बार फिर हम आपसे यही अपील करेंगे कि अगर ऐसा कोई कंटेंट आपके पास है या आपको कहीं से मिल रहा है तो तुरंत उसे डिलीट करिए, उसे रोकने में हम सभी की मदद करिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।